Hello friends, my name is MD Shamsheer. I am from Darbhanga district of Bihar. I have secured All India rank 71 in the UPSC CAPF Assistant Commandant examination. My father is in Indian Army and my mother is a homemaker. I have done my schooling 10th and 12th from KV number 2 Delhi Cant, and I have done my graduation in BSc from Delhi University. I am preparing for this examination for the last 3.5 years. 2020 was my first attempt, 2021 was the second attempt, and in my third attempt, that is 2022 attempt, I have achieved this rank. And आज DKT के माध्यम से मैं आप सभी के समक्ष UPSC CAPF एग्जामिनेशन से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है उनको प्रस्तुत करने की कोशिश करूँगा। साथ ही साथ जितने भी इसके बिंदु हैं जिसमें मेरे स्ट्रेटजी होंगी और जो डूज़ एंड डोंट्स हैं उन पे भी मैं प्रकाश डालने की कोशिश करूँगा। सर्वप्रथम मैं आपको इस एग्ज़ामिनेशन के बारे में जानकारी देना चाहूँगा। UPSC CAPF असिस्टेंट कमांडेंट का एग्ज़ामिनेशन प्रतिवर्ष UPSC द्वारा आयोजित किया जाता है, जिसमें कि हमारे देश के जो CAPF हैं, जिसमें CISF, SSB, ITBP, BSF और CRPF के असिस्टेंट कमांडेंट जो कि गेजेटेड ऑफिसर होते हैं, डायरेक्टली अपॉइंटेड 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग ये लेवल 10 के ऑफिसर्स होते हैं, इनका अपॉइंटमेंट किया जाता है। प्रतिवर्ष ये एग्ज़ाम लिया जाता है और इसमें काफ़ी सारे अभ्यर्थी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। CAPF एग्ज़ाम के जो एग्ज़ामिनेशन प्रोसेस है, अगर उस पर प्रकाश डालने की कोशिश करें तो ये एक 3 स्टेज प्रोसेस है, जिसमें पहला चरण रिटन फेज़ का होता है, जिसमें 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 UPSC सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के पैरेलल एक एग्जामिनेशन है, जिसमें आपकी GS के सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी इत्यादि सारे सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड होते हैं। पेपर 2 आपका एक इंग्लिश का पेपर होता है। दूसरे चरण की बात करें तो फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट एंड मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है, और तीसरा चरण आपका पर्सनैलिटी टेस्ट का होता है, जो कि UPSC भवन में आयोजित किया जाता है। आपकी मेरिट लिस्ट आपके पहले चरण के एग्ज़ामिनेशन, जिसमें पेपर 1 एंड पेपर 2 और साथ में आपके पर्सनैलिटी टेस्ट, इन दोनों को इंक्लूड करके आपकी मेरिट तैयार की जाती है। लेकिन जो दूसरा चरण है, इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरा चरण इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको दूसरा चरण को क्वालिफाई करना पड़ेगा, जिसमें फ़िज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट और मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है, जिसको क्वालिफाई करना पड़ेगा, तभी आप पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए क्वालिफाई करेंगे। तो ये है एग्ज़ामिनेशन प्रोसेस। अब मैं आपको अपनी स्ट्रेटजी से अवगत कराना चाहूँगा। मेरी स्ट्रेटजी काफ़ी सिंपल थी। मैंने काफ़ी टॉपर्स से पहले ही बातचीत की थी। मैं आपको स्पष्ट शब्दों में बता देना चाहता हूँ कि मैंने किसी भी प्रकार की कोई भी कोचिंग नहीं ली थी। मैंने सभी तैयारी सेल्फ स्टडीज़ के माध्यम से ही की थी। स्ट्रेटजी मैंने बहुत सिंपल रखी थी। पेपर 1 एंड पेपर 2 के लिए मैंने इंटीग्रेटेड स्टडी की थी। पेपर 1 के लिए अगर मैं बात करूँ सब्जेक्ट्स की, तो सबसे पहले मेरा आप लोगों से आग्रह रहेगा कि आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एक बार गो थ्रू कर लें। आपको किसी भी एग्जामिनेशन, चाहे वो CAPF का एग्जामिनेशन हो या कोई भी एग्जामिनेशन हो, सर्वप्रथम आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एक बार एनालाइज़ करें। आपको ये पता चलेगा कि कौन से सब्जेक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किन सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, साथ ही साथ हर सब्जेक्ट्स में कौन कौन से टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। तत्पश्चात आपको पता चलेगा कि आपको किस सब्जेक्ट को कितना समय देना है। आप उसी अनुकूल उन सब्जेक्ट्स को अपना समय दे पाएंगे। अगर मैं अपनी स्ट्रेटजी की बात करूं तो सर्वप्रथम अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं, हिस्ट्री में 3 पार्ट हैं, एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री। मैंने सबसे पहले NCERT पे कंसल्ट किया था। मैंने NCERTs को अच्छे से पढ़ा था। जो ओल्ड NCERTs है, RS शर्मा फॉर एंशिएंट हिस्ट्री, सतीश चंद्रा फॉर मिडिवल हिस्ट्री एंड बिपिन चंद्रा फॉर मॉडर्न हिस्ट्री। इसके पश्चात जब एग्जामिनेशन पास आ गया था, तब मैंने लूसेंट का सहारा लिया था। लूसेंट एक फैक्ट बुक है, जिसमें आपको सभी फैक्ट्स एक ही जगह पे एकत्रित मिल जाते हैं। मैंने उसका कंसल्ट किया था एग्जामिनेशन से पहले। मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो मेरा वन स्टॉप सोल्यूशन स्पेक्ट्रम राजीव अहीर सर की बुक है। मैंने उसी से अपनी मॉडर्न हिस्ट्री की तैयारी की थी। और बात की जाए पॉलिटी की, तो पॉलिटी में मैंने M लक्ष्मीकांत का सहारा लिया था, जिसको कि UPSC का बाइबल भी कहा जाता है। वो इनफ है पॉलिटी के लिए। उसके पश्चात ज्योग्राफी के लिए मैंने 11th की NCERT, दोनों NCERT पढ़ी थी, और वो मुझे लगता है मोर देन इनफ है। साइंस की बात की जाए तो आपको पर्टिकुलरली NCERT पढ़ना चाहिए। अगर आप काफ़ी समय से अगर आपने साइंस नहीं पढ़ी है, तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि आप 6 to 10th के NCERT एक बार गो थ्रू कर लें। बट जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आपका 8th, 9th और 10th, इन 3 क्लास की NCERTs काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है साइंस के लिए, क्योंकि साइंस लो हैंगिंग फ्रूट है, साइंस एंड पॉलिटी। तो आप इनमें मार्क्स नहीं गंवा सकते। आपको कोशिश करनी पड़ेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आप यहीं पर अर्जित कर लें, ताकि आपका मेरिट में नाम आ सके। इसके बाद बात की जाए अगर एनवायरनमेंट की, तो एनवायरनमेंट से कुछ क्वेश्चंस आते हैं, वो आप किसी यूट्यूब वीडियो या फिर किसी भी मार्केट के नोट से आप तैयार कर सकते हैं। मेरा इकोनॉमिक्स का बैकग्राउंड नहीं था। इकोनॉमिक्स मेरे लिए एक चैलेंज था,
इसलिए मैंने इकोनॉमिक्स के किसी कोचिंग मटेरियल मैंने उसको कंसल्ट किया था और मैंने इकोनॉमिक्स वहीं से पढ़ा था। तो आप इकोनॉमिक्स वहाँ से पढ़ सकते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स के ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, बट लेकिन इकोनॉमिक्स के लिए भी मैंने मैक्रो और माइक्रो के एनसीईआरटीज़ पढ़ी थी और मैंने उन्हीं को रिवाइज़ किया था बार बार। इसी के साथ करंट अफेयर्स अगर आप ध्यान देंगे तो सीएपीएफ का करंट अफेयर्स वन लाइनर करंट अफेयर्स होता है, जो कि एसएससी के लाइन पे आता है। तो इसलिए आप किसी मंथली मैगज़ीन को कंसल्ट कर सकते हैं जिसमें सभी फैक्ट जो है एक ही साथ कंपाइल किए गए हों। आप ऐसी किसी मैगज़ीन को कंसल्ट कर सकते हैं जो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रह सकती है। एंड इस एग्ज़ामिनेशन में आपको मैथ्स भी पूछा जाता है और इनका मैथ्स भी एसएससी लेवल के मैथ्स होता है। इसके लिए आप किसी भी एक स्टैंडर्ड बुक जो भी मैथ्स के लिए अवेलेबल हो मार्केट में, आप उसको कंसल्ट कर सकते हैं और आपकी मैथ्स की तैयारी उसी से कंप्लीट हो सकती है। ये आपका पेपर 1 की स्ट्रेटजी है। अगर मैं पेपर 2 की स्ट्रेटजी बताऊं तो मुझे लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप एक डेली न्यूज़पेपर रीडिंग करें। आप किसी भी माध्यम के स्टूडेंट हो, चाहे आप इंग्लिश माध्यम से हो, चाहे आप हिंदी माध्यम के हो, आप डेली न्यूज़पेपर रीडिंग करें। इससे आपको काफ़ी अच्छा वोकैबुलरी भी जनरेट होगी आपकी, और आपको एक आर्टिकुलेशन भी आपको जाने का मिलेगा कि आंसर्स कैसे लिखा जाता है, ऐसे कैसे लिखा जाता है। क्योंकि पेपर 2 कंसिस्ट ऑफ ऐसे, आर्गुमेंट राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, कॉम्प्रिहेंशन इज़ देयर, और साथ साथ में ग्रामर। तो न्यूज़पेपर रीडिंग आपकी कॉम्प्रिहेंसिवली सारी तैयारी आपकी पूरी कर सकता है। बट इसी के साथ मैं आपको कहना चाहूँगा कि ग्रामर के लिए आप एक बुक कंसल्ट कर लें, कोई भी एक स्टैंडर्ड बुक जिसमें सारे ग्रामर मेंशन हो, आप एक बार उसको कंसल्ट कर लीजिए, ताकि आपका ग्रामर का सेक्शन वहाँ से पूरा हो जाएगा। इससे आपका पेपर 1 एंड पेपर 2 की इंटीग्रेटेड स्टडी हो जाएगी। बट मुझे लगता है कि सबसे ज़रूरी है अपने खुद के नोट्स बनाना। इन सभी तैयारी के बीच में जो मुझे लगता है सबसे हैंडी मेरे लिए काम आया वो था, मैंने अपने खुद के नोट्स खुद से बनाए थे। तो आप कोशिश करिएगा कि आप अपने नोट्स खुद से बनाएं, ताकि उनको रिवाइज़ करने में आपको आसानी रहे। वे सभी अभ्यर्थी जो स्टेज 1 पार कर लेते हैं, जो कि जितनी भी वैकेंसीज़ होती हैं उसके 6 टाइम्स होते हैं, वे सभी फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट और मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए क्वालिफाई करते हैं। फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट आपके अलग अलग सेंटर्स पे हो सकते हैं, और इनमें 100 मीटर की रेस, 800 मीटर की रेस, लॉन्ग जंप एंड शॉट पुट, ये बॉयज़ के लिए है। गर्ल्स के लिए शॉट पुट के अतिरिक्त सारे इवेंट्स उनमें भी होते हैं। ये स्टेज होता है। ये दिखने में जितना आसान लगता है ये उतना होता नहीं है, आपको इसको काफ़ी टाइम देना पड़ता है। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप डेडिकेटली इसके लिए भी थोड़ा बहुत टाइम दे दें। आप रिटर्न फेज़ के बाद भी ये इसके लिए तैयारी शुरू कर सकते हैं, बट स्टिल आपको एक एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम, एटलीस्ट 2 मंथ्स आपको इस प्रोसेस के लिए देने चाहिए, ताकि आप इसे सक्सेसफुली इसे पास कर सकें। इसके अलावा वे सभी अभ्यर्थी जो फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट और मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट को पास कर लेते हैं, वे सभी पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए धौलपुर हाउस बुलाए जाते हैं, जो कि लगभग वैकेंसी के 3 टाइम्स होते हैं। पर्सनैलिटी टेस्ट अपने में एक अलग ही इम्तिहान होता है, जिसमें इन ट्रू सेंस आपकी पर्सनैलिटी को चेक किया जाता है। ये एक इंटरव्यू से भिन्न होता है। इंटरव्यू में अक्सर ये देखा गया है कि वहाँ पे क्वेश्चन एंड आंसर्स के राउंड चलते हैं, बट पर्सनैलिटी टेस्ट में आपकी पर्सनैलिटी को टेस्ट किया जाता है कि अगर आपको हम स्ट्रेसफुल सिचुएशन में डालेंगे तो ऐसे सिचुएशंस में आप कैसे रिएक्ट करेंगे। तो आप उसी के अकॉर्डिंग आप इस पर्सनैलिटी टेस्ट की तैयारी कीजिएगा। ये मेरा 3rd अटैम्प्ट था। पिछले 2 अटैम्प्ट्स में मैंने कुछ गलतियां की थी। मैं चाहता हूं कि मैं उन गलतियों को आपके समक्ष रख सकूं, ताकि आप इन गलतियों को ना दोहराएं। सबसे पहला, मैंने स्टार्टिंग में अपने खुद के पर्सनल नोट्स मैं नहीं बना रहा था। मैं बस बुक से रीडिंग कर रहा था और उन्हीं को मैं इनकॉर्पोरेट करके एग्ज़ाम में लिखने की कोशिश कर रहा था, जो कि मेरे लिए एक फेलियर साबित हुआ। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपने नोट्स बनाएँ, शॉर्ट नोट्स बनाएँ। सेकेंडली, मैं आप कहना चाहूँगा कि आप एक सब्जेक्ट के लिए एक ही बुक को कंसल्ट करें, आप मल्टीपल सोर्सेज की तरफ ना जाएं। ऐसा करने पे आप बहुत कुछ पढ़ लेंगे, लेकिन आपको कुछ याद नहीं रहेगा, जो आपके एग्ज़ाम में किसी काम नहीं आएगा। तो आप एक सब्जेक्ट के लिए एक ही बुक को कंसल्ट करें और उसी का मल्टीपल रिवीजन करें। और तीसरा, मैं आपको बताना चाहूँगा कि सीएपीएफ एग्जामिनेशन में जो सबसे ज़्यादा रिजेक्शन रेट देखा गया है वो फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट एंड मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में देखा गया है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वे सभी अभ्यर्थी जो यूपीएससी सीएपीएफ का एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं, वो एक कट थ्रोट कॉम्पिटिशन के लिए तैयार कर रहे होते हैं। ऐसे में वो अपने रिटर्न स्टेज के लिए काफ़ी मेहनत करते हैं, अपने रूम पे, अपने चेयर पे, अपने स्टडी चेयर के सामने काफ़ी समय व्यतीत करते हैं। ऐसे में उनकी शारीरिक क्षमता जो है उसमें कहीं ना कहीं गिरावट आ जाती है, और फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट आपसे एक अच्छी शारीरिक क्षमता की मांग करता है, जो कि आप फुलफ़िल नहीं कर पाते हैं। ऐसे में मेरा आपसे आग्रह रहेगा कि आप अपनी दिनचर्या में थोड़ा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ या कोई भी एक एक्टिविटी, चाहे वो योगा हो, चाहे कोई और एक्टिविटी हो, उसको इंक्लूड करें, ताकि आपका फिज़िकल और मेंटल हेल्थ आपका काफ़ी अच्छा रह सके, ताकि आप फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट को अच्छे से क्लियर कर सकें। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, कि आप एक बार अपना थॉरो बॉडी चेकअप करवा लें, ताकि मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में आपको किसी भी तरीके का रिजेक्शन ना मिले। ये दोनों बातों का आप प्लीज़ ध्यान रखिएगा। फ्रेंड्स, एग्ज़ामिनेशन प्रोसेस के अतिरिक्त कुछ और बिंदु हैं जिस पे मैं प्रकाश डालना चाहूँगा, जो कि एग्ज़ामिनेशन से रिलेटेड होते हुए भी एग्ज़ामिनेशन से रिलेटेड नहीं माने जाते हैं।
सबसे पहला ये है कि हमें पता है कि यूपीएससी का कोई भी एग्ज़ामिनेशन जो भी होता है वो फिज़िकली, मेंटली एंड इमोशनली काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्टिंग होता है, क्योंकि हमें काफ़ी समय इसमें अपना व्यतीत करना पड़ता है। कभी कभी हम अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली और काफ़ी नियर डियर से बहुत दूर हो जाते हैं। ऐसे में काफ़ी बार आप डिप्रेसिंग भी फ़ील करते हैं और आपको स्ट्रेस भी फ़ील होता है। तो ऐसे में मैं आपको ये कहना चाहूँगा, मैं भी इस स्टेज से गुजरा हूँ, इसलिए मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आप कोशिश करें कि आप ज़्यादा तो नहीं पर 1-2 दोस्तों के साथ कॉन्टैक्ट में रहें। वे लोग जिनको आप ट्रस्ट करते हैं, वे लोग जिनको आप ये समझते हैं कि वो आपको इस जर्नी में काफ़ी हेल्प कर सकते हैं, आपको मोटिवेट कर सकते हैं, ऐसे लोगों के साथ आप जुड़े रहिए ताकि आपका जो मेंटल स्ट्रेस है वो थोड़ा बैलेंस रहे। क्योंकि मेंटल हेल्थ मुझे लगता है एक ऐसी चीज़ है जिस पे हम काफ़ी बात नहीं करते, लेकिन मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप एक अपनी मेंटल हेल्थ को उसको तवज्जो दें, इंपॉर्टेंस दें, ताकि आप अच्छे से परफॉर्म कर सकें। मैंने कुछ गलतियाँ करी अपने पहले 2 स्टेजेस में, मैं भी मेंटल कंडीशन मेरी थोड़ी ख़राब हुई थी। इसके बाद मैंने अपने दोस्तों से बात करी और फिर मैंने अपने जो कंडीशन है उसको स्टेबल करने की कोशिश करी। तो आप भी इस चीज़ पे फ़ोकस रखिएगा ताकि आपकी मेंटल हेल्थ सही रहे। एंड दूसरी बात जो मैं कहना चाहूँगा कि जब हमारा रिज़ल्ट 7 अगस्त को आया था, उसमें 204 कैंडिडेट्स का नाम था। उसमें कुछ बहुत खुश थे, कुछ खुश नहीं थे। मैं कहना चाहूँगा कि ये एग्ज़ामिनेशन एक काफ़ी टफ़ एग्ज़ामिनेशन है। इसमें पार्टिसिपेट करना ही अपने में एक चैलेंज है। वे सभी लोग जिन्होंने इस एग्ज़ामिनेशन में पार्टिसिपेट किया था, मुझे लगता है कि वे सभी के सभी वॉरियर हैं। कुछ लोग 6 नंबर से कट ऑफ से ऊपर चले गए, तो कुछ लोग 6 नंबर से कट ऑफ से नीचे चले गए। और मुझे लगता है कि वे सभी लोग इक्वली कॉम्पिटेंट थे, क्योंकि वो इस एग्ज़ामिनेशन पे उतरे थे। यही एक सबसे बड़ा उनके लिए चैलेंज था और वो काफ़ी अच्छा उन्होंने मेहनत करी है। तो मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि अगर आपके अथक प्रयास के बावजूद अगर आपके फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट में आपका रिज़ल्ट नहीं भी आ पाता है, तो आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आप ये मान के चलें कि वे लोग जो सिलेक्ट हुए हैं और वे लोग जो सिलेक्ट नहीं हुए, उनके बीच में एक फ़ाइन लाइन का बस डिफरेंस था, बस कुछ अंकों का डिफरेंस था। और बाकी मुझे लगता है कि सभी लोग इक्वली कॉम्पिटेंट हैं। इस चीज़ को आप प्लीज़ ध्यान रखिएगा। फ्रेंड्स, विद दिस आई वुड लाइक टू थैंक द एंटायर DKT टीम for providing me with this golden opportunity to give the insight regarding the UPSC CAPF examination to the aspiring youth. At last but not the least, I would like to quote a dialogue from a movie which goes like this: "Hope is a good thing, maybe the best of things, and no good thing ever dies." So I would like to say that you all should keep hopes, because I know one day you all would succeed, you all would come out with the flying colors. The only thing that is required is consistency, hard work and self-belief. That's all from my side. Thank you and have a nice day. Jai Hind.